इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे बिन्देम देवतां वाचम् अमृता आत्मनः कलाम्। नमो नमः। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आर के एजुकेशन स्टडी में आप सभी के सहयोग प्रेम स्नेह का आभार व्यक्त करते हुए आज हम लोग उत्तरामचरितम तृतीय अंक के हल प्रश्न पत्र भाग 2 को शुरू करते हैं। भवभूति वीरस्तम उत्तरामचरितम का मंगलाचरण से हम शुरुआत करते हैं। यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण था और यह अनुष्टुप छंद में निबद्ध है। तृतीय अंक का प्रारंभ दो नदियों के वार्तालाप से होता है, तमसा और मुरला के। यह करुण रस प्रधान नाटक है और इसमें तृतीय अंक में कवि जी ने राम को पहले ही बतला दिया है कि अब हम तुम्हारे करुण की वेदना को शुरू करने वाले हैं, अर्थात राम विलाप कहा जाए तो भी सत्य होगा। वह राम के विलाप को शुरू किए हैं तृतीय अंक में और इसी नाटक में करुण रस का प्रयोग सर्वोत्तम करके कवि जी ने एक उच्चतम स्थान दे दिया करुण रस को। तृतीय अंक में कुल 48 श्लोक हैं। तृतीय अंक का प्रथम श्लोक पुटपाक प्रतीकासो, यह श्लोक जो है वह अनुष्टुप छंद में निबद्ध है, अर्थात तृतीय अंक का प्रथम श्लोक अनुष्टुप छंद में निबद्ध है और अंतिम श्लोक तृतीय अंक का अंतिम श्लोक मालिनी छंद में निबद्ध है। तृतीय अंक में सर्वाधिक बार प्रयुक्त छंद अनुष्टुप छंद है और दूसरे स्थान पर वसंत तिलका छंद है। तृतीय अंक के अंत में गंगा, पृथ्वी, वाल्मीकि और वशिष्ठ की प्रार्थना की गई है। उत्तरामचरितम में रीति के बारे में बात करें तो वैदर्भी और गौड़ी दोनों रीतियों का मणि कांचन संयोग कहा जाता है। वैदर्भी रीति का वर्णन करुण रस के सामान्य वर्णन में किया गया है और गौड़ी रीति का वर्णन वीर रस अर्थात भयावह वर्णन में किया गया है। वैदर्भी रीति में गुण की बात करें तो गुण प्रसाद और माधुर्य गुण है और गौड़ी रीति में गुण जो है वह ओज गुण है। इसके कथानक की बात करें तो राम के राज्याभिषेक से लेकर सीताराम लव कुश के पूर्ण मिलन तक है। तो मित्रों, आप अपना स्नेह बनाए रहें, हमारे इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। अब हम लोग आगे जो 20 प्रश्न हम लोग हल प्रश्न पत्र में भाग 1 में किए थे उसी के भाग 2 में आज हम प्रश्न 21 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 21 और प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि उत्तरामचरितम में अंकों की संख्या है। ऑप्शन ए 7 अंक हैं, बी 8 अंक हैं, सी 10 अंक हैं और डी कह रहा है कि 6 अंक हैं। तो हम इसके पहले भूमिका में बता दें कि 7 अंकों वाला नाटक है तो उत्तरामचरितम में कुल 7 अंक होते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 22 और प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि उत्तरामचरितम के किस अंक में चित्र विधि का वर्णन है। चित्र विधि का वर्णन पूछ रहा है तो इसमें ऑप्शन दिया है कि ए कह रहा है कि प्रथम अंक में, बी कह रहा है पंचम अंक में, सी कह रहा है तृतीय अंक में और डी कह रहा है चतुर्थ अंक में। तो हम पंचम अंक में देखें तो पंचम अंक जो होता है उसे कहा जाता है कुमार विक्रम और पंचम अंक में ही चंद्रकेतु और लव के युद्ध का वर्णन मिलता है और पंचम अंक में ही जृंभक अस्त्र का प्रयोग किया गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जृंभक अस्त्र का प्रयोग उत्तरामचरितम के किस अंक में किया गया है, तो वह पंचम अंक में किया गया है। तो पंचम अंक में युद्ध किससे होता है, तो चंद्रकेतु और लव का युद्ध होता है और पंचम अंक को कुमार विक्रम कहा जाता है। अब हम बात करें चतुर्थ अंक, तो चतुर्थ अंक को हम देखें तो इसमें
कौशल्याजनक योग होता है। कौशल्याजनक योग के नाम से चतुर्थ अंक है। और तृतीय अंक की बात करें तो यूपी टीजीटी के सिलेबस में यही अंक लगा हुआ है, तृतीय अंक, जिसको छाया अंक कहा जाता है। और इसमें कुल टोटल 48 श्लोक हैं। तो तृतीय अंक को छाया अंक कहा जाता है क्योंकि इसमें भागीरथी के आशीर्वाद से, वरदान से सीता जी होती हैं, वह छाया अंक में, मतलब छाया रूप में होती हैं। और यह छाया जो है वह कवि कल्पित है। यह नहीं कि किसी रामायण में जो इसका उपजीव्य है, रामायण है तो रामायण में इसका वर्णन मिलेगा, या पद्म पुराण के पातालोक में इसका वर्णन में कहीं मिलता नहीं है। उसमें लिखा गया है पुस्तक में, यह कवि का ही कल्पना है कि छाया रूप में सीता जी रहती हैं, इसीलिए तृतीय अंक को छाया अंक कहते हैं। और प्रश्न पूछा है कि उत्तर रामचरितम के किस अंक में चित्रविधि का वर्णन होता है, तो हम तीनों अंक की चर्चा कर लिए, पंचम में, चतुर्थ में, तृतीय में। शेष हमारा कौन सा बचा, तो प्रथम अंक। और प्रथम अंक को ही क्या कहा जाता है, चित्र विधि दर्शन। इसका शुरुआत जब होता है तो मध्यांतर के बाद होता है, अर्थात दोपहर के बाद से यह नाटक कवि जी रचना शुरू करते हैं। और उत्तर रामचरितम के प्रथम अंक को ही चित्र विधि दर्शन कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 22 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 23। और प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि उत्तर रामचरितम में स्त्री पात्र नहीं है। ऑप्शन ए बासंती, बी तमसा, सी मुरला और डी मदनिका। तो मदनिका, मुरला, तमसा, वासंती, तो यहाँ पे वासंती है, तमसा है, मुरला है, मदनिका नहीं है। अर्थात प्रश्न नंबर, यह मदनिका शायद चारुदत्त की पात्र है, जो चारुदत्त नाटक है उसमें यह मदनिका होती है। और उत्तर रामचरितम में बासंती, तमसा, मुरला यह तीनों पात्र हैं। और प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर रामचरितम में स्त्री पात्र नहीं है तो मदनिका नहीं है। तो प्रश्न नंबर 23 का विकल्प हमारा डी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 24, और प्रश्न नंबर 24 में कह रहा है कि चंद्रकेतु लौ का दिव्य अस्त्रों के युद्ध का वर्णन किस अंक में मिलता है। अभी हम बतलाए थे, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस अंक में मिलता है। तब तक हम इसको फिर से जितने अंक हैं उसका हम लोग व्याख्या करते हैं। तो चतुर्थ अंक, और चतुर्थ अंक में हमने बात किया कि कौशल्याजनक योग है, कुल 39 श्लोक हैं। सप्तम अंक में इसी को क्या कहा जाता है, गर्भांक कहा जाता है। इसमें गर्भांक है, अर्थात अभिज्ञान जो यह लगा हुआ है इस लोग उत्तर रामचरितम, तो अभिज्ञान शाकुंतल में शायद गर्भांक नहीं है, इसमें गर्भांक है। और यह नाटक जो है इसमें सम्मेलन और गर्भांक कहा जाता है, इसके सप्तम अंक को ही कहा जाता है। तो यहाँ सप्तम अंक में कुल 21 श्लोक होते हैं। और षष्ठम अंक की बात करें तो छठे अंक में इसको कुमार प्रतिभिज्ञान कहा जाता है। और छठे अंक में युद्ध का वर्णन मिलता है। तो चंद्रकेतु जो है और लौ, इनके दिव्य अस्त्रों का जो वर्णन मिलता है तो वह किस अंक में मिलता है, यही यह पूछ रहा है। तो किस अंक में मिलता है, और पंचम बता रहा है कि 24 का जो 5वां अंक है, तो 5वां कहा जाता है कुमार विक्रम। और 5वें अंक में ही चंद्रकेतु और लौ के युद्ध का वर्णन मिलता है। तो अर्थात इसमें पूछा क्या है कि चंद्रकेतु और लौ के दिव्यास्त्रों का युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है, तो यह बी में मिलेगा। अर्थात विकल्प हमारा बी सही होगा। प्रश्न नंबर 24 का विकल्प जो बी है, तो 5वें अंक में ही इनका युद्ध होता है। और जो दिव्यास्त्र है उसका नाम है जृंभक। कौन सा अस्त्र है, जृंभक अस्त्र है। तो चंद्रकेतु और लौ के युद्ध का वर्णन पंचम में मिलता है, पंचम अंक में। तो प्रश्न नंबर 24 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 25, और प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि उत्तर रामचरितम किस विधा की कृति है। इसमें विधा पूछ रहा है कि उत्तर रामचरितम किस विधा की कृति है। तो ऑप्शन ए दिया है कि महाकाव्य है, बी कह रहा है कि रूपक है, सी कह रहा है कि गद्य काव्य है, और डी कह रहा है कि चंपू काव्य है। तो हम चंपू काव्य की बात करें तो चंपू काव्य वह होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं। चंपू काव्य का आदि चंपू नल चंपू को कहा गया है। इसके जो लेखक हैं त्रिविक्रम भट्ट हैं। त्रिविक्रम भट्ट की 2 रचनाएं हैं, एक नल चंपू है और एक मदालसा चंपू है। नल चंपू को ही दमयंती कथा भी कहा जाता है। तो यह चंपू काव्य उत्तर रामचरितम नहीं है। अब बात करें गद्य काव्य की, तो गद्य काव्य जो होता है वह गद्य में ही लिखा होता है। जैसे कादम्बरी है, शिवराज विजयम है। तो कादम्बरी महाकवि बाण भट्ट की रचना है जो 2 भागों में विभक्त है,
पूर्वार्ध भाग और उत्तरार्ध भाग। और शिवराज विजयम जो हमारे पीटीजीटी के सिलेबस में लगा हुआ है, तो शिवराज विजयम जो है वह भी गद्य काव्य है। वह काव्य नहीं बल्कि वह ऐतिहासिक उपन्यास है, लेकिन उसकी विधा जो है वह गद्य है। तो वह भी गद्य है, वह भी 3 विराम और 12 निश्वासों में विभक्त है। और महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्य के अंतर्गत रघुवंश आता है, शिशुपाल वधम आता है, नैषधीय चरितम आता है, किरातार्जुनीयम आता है। यह सब महाकाव्य हैं जो सर्गों में विभक्त हैं। और एक आता है खंड काव्य। तो खंड काव्य की बात करें तो इसमें मेघदूत आता है। महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूत खंड काव्य 2 भागों में विभक्त है, एक पूर्व मेघ में है और एक उत्तर मेघ में है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि उत्तर रामचरितम की विधा क्या है, तो अब 3 गो खत्म हो गया, तो रूपक बचा। और रूपक मतलब होता है नाटक। जो रूपक होता है उसका 10 भेद होता है और जो उपरूपक होता है उसका 18 भेद होता है। तो प्रश्न नंबर 25 में उत्तर रामचरितम की विधा पूछा है, तो विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा, रूपक है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 26 की, तो प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि भाषा के क्षेत्र में अपने आप को वश्य वाक कौन कहता है। ऑप्शन ए भभूति कहते हैं, बी माघ कहते हैं, और सी कह रहा है कि कालिदास कहते हैं, और डी कह रहा है कि डांडी कहते हैं। तो पद लालित्य के लिए कौन जाना जाता है, तो यहाँ पद लालित्य जो होता है वह शायद माघ जाने जाते हैं, लेकिन डांडी में तीनों गुण मिलते हैं। कालिदास तो उपमा के लिए सम्राट हैं या कवि शिखरणी हैं, उपमा के बहुत बड़े विद्वान हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि वश्यवाक, तो वश्यवाक उपाधि ही है भभूति जी की। वश्यवाक क्या है, उपाधि ही है भभूति जी की। तो प्रश्न नंबर 26 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 27, और प्रश्न नंबर 27 में कह रहा है कि उत्तर रामचरितम में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो उत्तर रामचरितम में अलंकार पूछ रहा है प्रश्न नंबर 27 में, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उपमा अलंकार है कि काव्यालिंग अलंकार है। प्रश्न नंबर 27 में हम देखें तो कौन सा ज्यादा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो प्रश्न नंबर 27 का विकल्प हमारा सी होता है। अब हम प्रश्न नंबर 28 को देखें, तो प्रश्न नंबर 28 में पूछ रहा है कि मालती माधव का प्रधान रस है। ऑप्शन ए कह रहा है कि श्रृंगार रस है, बी कह रहा है कि करुण रस है, और सी कह रहा है कि वीर रस है, और डी कह रहा है कि भयानक रस है। तो मालती माधव क्या है, तो मालती माधव के बारे में बात करते हैं। तो मालती माधव हम संस्कृत के कवि जो भभूति हैं उनके द्वारा एक प्रकरण प्रकार का नाटक है। यह 10 अंकों का प्रकरण प्रकार होता है, नाटक ही कहा जाए लेकिन प्रकरण के प्रकार का है। तो यह 10 अंकों का प्रकरण प्रकार का नाटक है। और इसमें जो पद्मावती के मंत्री भूरी वसु होते हैं उनकी पुत्री का नाम मालती, और विदर्भ के राजा के मंत्री देवराट के पुत्र माधव की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। इसमें युवा अवस्था में उन्माद प्रेम का बेहतरीन वर्णन है। इसमें प्रकृति का विशेष वर्णन मिलता है। और इस नाटक में संधि, प्रवेशक, विस्कंभक और रसों का भी निरूपण किया गया है। राजा ने तय किया कि मालती की शादी उसके पसंदीदा व्यक्ति से होगी जिसे मालती पसंद नहीं करती है। और मकरंद द्वारा योजना को व्यर्थ कर दिया गया जो दूल्हे के साथ विवाह समारोह में जाने के लिए मालती का रूप धारण करता है। 2 बौद्ध भिक्षुणियां नायक और नायिका को एक करने में मदद करती हैं, इत्यादि 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 कहानियाँ इसमें वर्णित है। तो मालती माधव में यहाँ पे पूछा है प्रधान रस, और मालती माधव में जब प्रेम का प्रसंग है तो रस कौन सा होगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 28 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 29, और प्रश्न नंबर 29 में देखिए पूछ भी रहा है कि मालती माधव का नायक है। तो भारवी है, तो भारवी तो लेखक हैं। नंदन है कि माधव है कि मकरंद है। तो जब मालती और माधव दोनों नायक नायिका होंगे तभी तो इनके प्रेम के प्रसंग का वर्णन किया गया है। और यह कवि भभूति जी की रचना है। श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। यह 10 अंकों का नाटक है जो एक प्रकरण के अंतर्गत भी आता है। तो मालती माधव का जो नायक है ना, नंदन चंदन कहाँ से आएंगे, यह माधव है। कौन है, मालती का हीरो माधव है। तो नायक माधव है और नायिका मालती है। तो मालती माधव का नायक कौन हुआ, तो माधव हुआ। प्रश्न नंबर 29 का विकल्प हमारा सी सही होता है।
अब हम बात करें प्रश्न नंबर 30, और प्रश्न नंबर 30 में कह रहा है कि देवराज विदर्भ देश का था। देवराज विदर्भ देश का क्या था? तो अभी हमने आपको बताया इसके परिचय में कि जो देवराज होता है वह विदर्भ देश का क्या होता है। तो ऑप्शन दे रखा है, पहले ऑप्शन देखते हैं। ए कह रहा है कि राजा था, बी कह रहा है कि मंत्री था, सी कह रहा है कि सेवक था, और डी कह रहा है कि सेनापति था। तो वह सेनापति नहीं था जो विदर्भ देश के थे। तो कह रहे हैं कि जो विदर्भ देश के राजा के मंत्री देवरात था, और वह देवरात का पुत्र यहाँ देवराज दिया है। तो देवराज जो होते हैं तो विदर्भ के राजा के क्या होते हैं? मंत्री होते हैं। इन्हीं के पुत्र का नाम माधव होता है। और उसकी प्रेम कथा शुरू किससे होती है? तो उसकी प्रेम कथा मालती से शुरू होती है। तो पूछ क्या रहा है कि देवराज विदर्भ देश का क्या था? तो देवराज विदर्भ देश का मंत्री था। प्रश्न नंबर 30 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 31 को देखें तो प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि बिहरन में प्रत्यय जुड़ा है। बिहरन में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सत्र प्रत्यय जुड़ा है, बी कह रहा है सानच प्रत्यय जुड़ा है, सी कह रहा है कि ल्युट प्रत्यय जुड़ा है, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बिहरन शब्द है, और बिहरन में कौन सा प्रत्यय होगा? तो सानच प्रत्यय होगा कि ल्युट प्रत्यय होगा? तो यहाँ इसमें अन्न में जो शेष बचता है तो वही हो, तो सत्र प्रत्यय होगा। तो सत्र प्रत्यय प्रश्न नंबर 31 का विकल्प हमारा ए होता है कि बिहरन में सत्र प्रत्यय जुटा है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 32 की, तो प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि परित्रायस्व जीवाय आर्यपुत्रम, ऐसा कहकर कौन पैरों में गिर पड़ती है? तो ऑप्शन ए दिया है मुरला गिर पड़ती है, बी कह रहा है तमसा गिर पड़ती है, सी कह रहा है कि सीता गिर पड़ती है, और डी कह रहा है कि राम जी गिर पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी न आए, लेकिन यहाँ देखिए जीवम आर्यपुत्रम। तो आर्यपुत्र पहले लोग अपने पति को ही बोला करते थे, तो मुरला काहे बोलेगी आर्यपुत्र, और तमसा काहे बोलेगी आर्यपुत्र, और जब आर्यपुत्र राम जी है ये हैं तो यह अपने को थोड़ो ना बोलेंगे कि आर्यपुत्र। तो यहाँ पे बता रहा है कि परित्रास्व जीवा आर्यपुत्रम किसका कथन है? तो यह सीता जी का कथन होता है। किसका कथन होता है? सीता जी का कथन है। तो प्रश्न नंबर 32 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 33 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 33 में कह रहा है कि राजा अधिकम कोपिष्यति, यहाँ सीता ने राजा शब्द का प्रयोग किया है। ऑप्शन ए कह रहे हैं कि भूलवश किया है, बी कह रहे हैं प्रेमवश किया है, और सी कह रहे हैं कि जानबूझकर किया है, और डी कह रहे हैं कि अन्य के निर्देश से किया है। तो राजा अधिकम कोपिष्यति, यहाँ सीता ने राजा शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया है। काहे? क्योंकि यह उनका परित्याग कर चुके थे। राजधर्म के अनुसार, उसके राज नियम जो होते हैं उसके मापदंड के अनुसार इनको किसी ने बता दिया, तो यह राजधर्म का पालन करते करते मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी अपने पत्नी का जब परित्याग कर दिए हैं तो पत्नी भाव से तो बोलेंगी नहीं, इसीलिए वो भूल बस और प्रेम बस नहीं, वह जानबूझ कर कहती भैया कि आप हमारा परित्याग कर दिए हैं तो मैं भी अब गैर हूँ और आपकी प्रजा हूँ, तो वह राजा सबसे संबोधित करती है। तो प्रश्न नंबर 33 में विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 34, और प्रश्न नंबर 34 में कह रहे हैं कि सो अयम पुत्रस्तव मदमुचां वाणानाम विजेता, यह कथन किसका है? तो यह उत्तर रामचरितम में बताया गया है कि पहले ही जो करभक होता है, जो छोटा बच्चा होता है जिसको माता सीता ने पाला था, जो माता सीता के कानों से जो लताएं होती थी उनको अपने कोमल सूढ़ों से खींचता था, ऐसा वर्णन मिलता है। तो यह कहता कौन है, यही इसमें पूछ रहे हैं कि यह कथन किसका है, राम का है कि सीता का है कि मुरला का है कि तमसा का है? तो वह जब जाता है नदी में विचरण करने के लिए अपनी पत्नी के साथ, तो वह मद मुचाम अर्थात जो मद को चूने वाली जिन हाथी, और हाथी वही उन्हीं हाथियों का मद चूता है जो जवान और हष्ट-पुष्ट होती हैं। तो वहाँ पे नदी में जब गोदावरी में वर्णन आता है तो यह कोई उदंत हाथी जो इससे लड़ने आता है, तो वह जो उसका पुत्र अर्थात जो करभक है, माता सीता का जो पुत्र है, जो पालक पुत्र है, वह मद चूती हुई हाथियों का विजेता हो जाता है, और उसको देख करके यह राम जी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 34 में विकल्प हमारा ये सही होता है कि राम का कथन है।
अब बात करें प्रश्न नंबर 35 और प्रश्न नंबर 35 में कह रहा है कि नदति सह एष वधू सख शिखंडी में नदति क्रिया किसके लिए प्रयुक्त हुई है। तो जो ऐसा यह वधू सखा अपनी वधू के साथ जो मोर है वही बोल रहा है। तो कह रहे हैं कि वो सह ऐसा वह यही मोर है। जो वासंती जी बतलाती है कि सह ऐसा वह यही मोर है, शिखड़ी में मोर है जो वधू सखा जो अपनी पत्नी के साथ नदती माने बोल रहा है। तो क्रिया किसके लिए प्रयुक्त है। तो पहले यह लाइन ही उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक से लिया गया है और इसमें जो नदती क्रिया कौन कर रहा है। तो मोर कर रहा है। कौन बोलता है। मोर। तो प्रश्न नंबर 35 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 36 और प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि स्नपयति हृदयंसम स्नेह निस्यदनी ते प्रस्तुत वाक्य में किसका किसके लिए कथन है। तो यह कह रहे हैं कि किसका किसके लिए कथन है। तो जब हम नाटक पढ़ते हैं वाचन करते हैं तो उसमें हम बार बार बताते हैं कि नाटक में जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज़ है बस यह देखना है कि कौन किस श्लोक का वक्ता है, कौन किसका श्रोता है, कौन किसके द्वारा कहा गया है और किसके सामने कहा गया है इत्यादि शब्दों पर बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि स्पन्यति हृदयंसम स्नेह निषेधनी ते प्रस्तुत वाक्य में किसका किसके लिए कथन है। ऑप्शन ए कह रहा है कि तमसा का मुरला के लिए है, बी कह रहा है मुरला का वासंती के लिए है, सी कह रहा है तमसा का सीता के लिए है और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं है। तो प्रश्न नंबर 36 में अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यह कथन किसका और किसके लिए कहा गया है कि स्नपयति हृदयंसम स्नेह निस्यंदनी ते। तो प्रस्तुत वाक्य में तमसा मुरला के लिए नहीं, मुरला तम बसंती नहीं, यह तमसा कहती है सीता के लिए। तो प्रश्न नंबर 36 का विकल्प हमारा सी सही होता है। प्रश्न नंबर 37 और प्रश्न नंबर 37 का यह बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, इसको इंपॉर्टेंट मान लिया जाए कि त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम और यहाँ पे खाली दिया डाट 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 कर रहा है कि अंश रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प हैं। तो त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम द्वितीयम, ये पहले आप जानिए कि यहाँ पे द्वितीयम है, आगे क्या है तो द्वितीयम दिया हुआ है तो यही ऑप्शन बी सही होगा। लेकिन त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम अंश में तो इतनी जो पंक्ति है ये बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है और लगभग सभी संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली यह सूक्ति है कि त्वम जीवितम त्वमसि में हृदयम यह किससे लिया गया है, किस नाटक से लिया गया है, कौन इसका वक्ता है। और यहाँ पे देखिए एक पंक्ति वह छोड़ दिया था, द्वितीयम वह छोड़ दिया है और सब बता रहा है। तो प्रश्न नंबर 37 का विकल्प हमारा बी सही होता है, द्वितीयम। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 38 और प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि वहति विकलः कायो मोहम डाट 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 चेतना अंश में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए शुद्ध विकल्प है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मुंचती, बी कह रहा है न मुंचती, सी कह रहा है मुंचती न और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो वहति विकल कायो मोहम और 38 में हम देखेंगे तो कौन सा विकल्प सही है। तो मोहम चेतनाम, तो अंश मुंचती है कि न मुंचती है कि मुंचती न है कि इनमें से कोई नहीं है। तो यह वहति विकलः कायो मोहम न मुंचती चेतना, अर्थात इसका विकल्प बी सही होगा। श्लोक की पंक्ति यही है कि वहति विकलः कायो मोहम न मुंचती। तो प्रश्न नंबर 38 में हम देखेंगे तो विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 39 और प्रश्न नंबर 39 में पूछ रहा है कि तृतीय अंक को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए चित्र विधि अंक, बी छाया अंक, सी कुमार विक्रम अंक और डी करा कि इनमें से कोई नहीं। तो ई एक विकल्प काट दिया, इनमें से कोई नहीं, इसको हम काट दे रहे हैं। और नीचे से देख रहे हैं कि कुमार विक्रम, और कुमार विक्रम किसको कहा जाता है। तो कुमार विक्रम पंचम अंक को कहा जाता था, पांचवें अंक को क्या कहा जाता है, कुमार विक्रम कहा जाता है। और चित्र विधि अंक
तो यह प्रथम अंक को ही कहा जाता है। किसको? प्रथम अंक को कहा जाता है। तो तृतीय अंक को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन हमारा क्या बचा? छाया अंक। और यही छाया अंक में सीता जी छाया रूप में रहती हैं। पंचवटी में वह भी रहती हैं, लेकिन छाया रूप में रहती हैं। यही जो छाया अंक है यह कवि कल्पित है, यह कवि की कल्पना है और कवि जी सीता को छाया रूप में रखते हैं। जो माता सीता हैं वह उत्तर रामचरितम की नायिका हैं और वह मुग्धा कोटि की नायिका हैं। तो प्रश्न नंबर 39 में विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 40। और प्रश्न नंबर 40 कह रहा है क्या? महानयम व्यक्ति करो अस्माकं प्रसादः वाक्य किस ग्रंथ से उद्धृत है? उत्तर रामचरितम से है कि किरातार्जुनीयम से है कि मेघदूत से है कि रामायण से है? तो रामायण महाकवि वाल्मीकि जो आदि रचना भी रामायण को मानी जाती है और आदि कवि भी वाल्मीकि जी होते हैं। मेघदूत महाकवि कवि कालिदास जी की रचना है, 2 खंडों में विभक्त है, मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। और किरातार्जुनीयम मात्र एक रचना भारवी जी की है, जो महाकवि भारवी है उनकी मात्र एक ही रचना है किरात अर्जुनीयम। बृहत्रयी के अंतर्गत आने वाला यह रत्न 3 रत्नों में पहला रत्न है किरात अर्जुनीयम, जो 18 सर्गों में विभक्त है। शिशुपाल बदम माघ की रचना है जो 20 सर्गों में विभक्त है। और नैषधीय चरितम श्री हर्ष की रचना है जो 22 सर्गों में विभक्त है। और तीनों यह महाकाव्य बृहत्रयी के अंतर्गत आते हैं। तो यह तीनों हो गए। अब यह पूछ रहा है कि महानयम व्यक्ति अस्माकं प्रसाद वाक्य किस ग्रंथ से है? तो यह उत्तर रामचरितम से है। प्रश्न नंबर 40 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब प्रश्न आ गया 41 नंबर। 41 नंबर में पूछ रहा है कि मालती माधव में अभाव है। ऑप्शन ए नायक का अभाव है, बी विदूषक का अभाव है, सी नायिका का अभाव है कि डी सेवक का अभाव है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न यह है कि उत्तर रामचरितम हो, मालती माधव हो या महावीर चरितम हो, यह महाकवि भवभूति की रचना है और भवभूति के तीनों नाटक यह विदूषक रहित है। यह आप अपनी दिमाग में बैठा लीजिएगा। भवभूति का 3 नाटक है और तीनों नाटक जो है वह विदूषक रहित है। विदूषक कहा जाता है कि जो हंसी के पात्र होते हैं उनको विदूषक कहा जाता है। और विशाख दत्त की एक रचना है जो मुद्रा राक्षस, और मुद्रा राक्षस में नायिका भी उसमें नहीं है। तो इसी तरह बात की यहाँ पे प्रश्न पूछ दिया है कि मालती माधव में अभाव है। तो नायक आप लोग जानते हैं कि माधव है, नायिका है मालती है, और सेवक तो रहबे करें। कहें कि भाई सेनापति मंत्री लोग थे, मंत्री था ना, तो मंत्री लोग थे तो रहेंगे सेवक। इसमें विदूषक का अभाव होता है। प्रश्न नंबर 41 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि मालती माधव में रीति का आश्रय लिया गया है, मतलब किसका आश्रय लिया गया है? तो मालती माधव में रीति का आश्रय, तो ऑप्शन ए कह रहा है वैदर्भी रीति का, बी कह रहा है गौड़ी रीति का, सी कह रहा है पंचाली रीति का, और डी कह रहा है पंचाली और वैदर्भी रीति दोनों का बता रहा है। तो मालती माधव जो इन्हीं की रचना है भभूति जी की। भभूति जी की 3 रचनाएं मिलती हैं, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम और एक मालती माधव। तो मालती माधव का ही हमको देखिए यहाँ पे यूपीटीजीटी में चूंकि लगा तो है हमारा उत्तर रामचरितम का 3य अंक, लेकिन भभूति जी के कितने और रचनाएं हैं उनके बारे में और उन रचनाओं से भी 2-4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमको इनकी संपूर्ण रचनाओं के बारे में जानकारी रखना आवश्यक है। और उन जो उनके ग्रंथ हैं, जो उनके नाटक हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उनका भी मोटा मोटी संक्षिप्त परिचय हमको आना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 42 का रहा है कि मालती माधव में रीति का आश्रय लिया गया है। तो वैदर्भी रीति है कि गौड़ी रीति है कि पंचाली रीति है कि पंचाली और वैदर्भी दोनों है? तो मालती माधव जो श्रृंगार प्रधान नाटक है, 10 अंकों का यह प्रकरण के स्वरूप ही यह नाटक है और यह श्रृंगार प्रधान नाटक है। और इसकी रीति की बात करें तो इसमें गौड़ी रीति है। कौन सी रीति है? गौड़ी रीति है। प्रश्न नंबर 42 का विकल्प हमारा बी सही होता है। अब हम प्रश्न नंबर 43 को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि महावीर चरितम का मुख्य रस है। ऑप्शन ए वीर रस है, बी करुण रस है, सी श्रृंगार रस है और डी कह रहा है कि हास्य रस है। तो महावीर चरितम महाकवि भवभूति की रचना है और महावीर चरितम जो है, तो यहाँ पे देखिए 3 रस दिया, हास्य को पहले काट दे रहे हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं और 3 रचनाओं में महावीर चरितम है और मालती माधव है और उत्तराम चरितम है। तो मालती माधव जो
श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। उसके बाद करुण रस जो उत्तरामचरितम लगा हुआ है करुण रस में, तो करुण रस में ही यह निबद्ध नाटक है। इसमें बड़ी प्रशंसा किए हैं कवि लोग इनके करुण रस की, और करुण रस में यह रचना करके करुण रस को सर्वोत्तम कोटि तक पहुंचाने वाले कवि भभूति जी हैं। और महावीर चरितम जो है, तो महावीर चरितम को ही वीर चरितम भी कहा जाता है। इसमें भगवान रामचंद्र के पूर्व भाग का उल्लेख मिलता है और उत्तर रामचरितम में उत्तर भाग का उल्लेख किया गया है। तो महावीर चरितम का मुख्य रस इसमें पूछ रहा है तो वीर रस होगा। तो वीर रस होगा तो महावीर चरितम का मुख्य रस वीर रस है। लेकिन इनकी बात की जाए, इनकी रचनाओं की, भभूति जी की रचनाओं की, तो 3 रचनाएं हैं। तो पहली रचना अगर मान लिया जाए मालती माधव को, तो वह श्रृंगार रस प्रधान है। दूसरी रचना महावीर चरितम वह वीर रस प्रधान है। और तीसरी रचना उत्तरामचरितम यह करुण रस प्रधान है। तो अर्थात ये तीनों रस और यह कवि की यह तीनों रचनाओं में लिप्त हैं। तो प्रश्न नंबर 43 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब देखें प्रश्न नंबर 44, और प्रश्न नंबर 44 कह रहा है कि महावीर चरितम में वर्णों में रीति है। महावीर का महावीर जो चरितम है भभूति की रचना है, उसमें कह रहे हैं वर्णों में रीति है। तो जिस उसका वर्णन जो किया है किस रीति में किया गया है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि गौड़ी रीति में है, बी कह रहा है वैदर्भी रीति में है, सी कह रहा है पंचाली में है, और डी कह रहा है मिश्रित है। तो हम 44 को देखेंगे तो महावीर चरितम अभी हम बात किए हैं कि वीर रस है, तो वीर रस में अधिकांशतः गौड़ी रीति का ही प्रयोग होता है। तो महावीर चरितम में गौड़ी रीति है। गौड़ी रीति का मतलब कि प्रश्न नंबर 44 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 45, और प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि छाया अंक भभूति के किस नाटक का महत्वपूर्ण अंक है। ऑप्शन ए कह रहा है कि महावीर चरितम का है, बी कह रहा है मालती माधव का है, सी कह रहा है उत्तरामचरितम का है, और डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब से हम ये उत्तरामचरितम की श्रृंखला को शुरू किए हैं तब से हम बता रहे हैं कि छाया अंक भभूति की कल्पना, स्वयं की कल्पना है, और वह उत्तरामचरितम के 3य अंक में है। 3य अंक में माता सीता को यह छाया रूप में यह प्रदर्शित करते हैं, मतलब माता सीता को छाया रूप में रखते हैं। चूँकि गोदावरी का वर्णन है, गोदावरी के समीप वासंती आती है, तमसा आती हैं, और भगवान रामचंद्र जी रहते हैं और सीता जी रहती हैं। क्योंकि भागीरथी के आशीर्वाद के कारण जब ये परित्याग कर चुके होते हैं रामचंद्र जी सीता का, तो सीता जी को आशीर्वाद देती हैं भागीरथी अर्थात गंगा जी कि तुम जाओ और वहाँ पे देखो उनके विरह व्यथा को। और 3य अंक में इनको करुण रस से पूरा लबालब भर दिए हैं कि मतलब तुमको रोना ही पड़ेगा, इसीलिए उसको विलाप अंक भी कहते हैं कि राम का विलाप 3य अंक में मिलता है। और 3य अंक में जब राम का विलाप मिलता है तो उसमें सीता जी रहती हैं, जो छाया रूप में रहती हैं, वह सबको देखती हैं लेकिन उनको कोई नहीं देख पाता है। तो यह प्रश्न था कि छाया अंक भभूति के किस नाटक का महत्वपूर्ण अंक है, तो उत्तरामचरितम का है। उत्तरामचरितम का जो 3य अंक होता है उसे छाया अंक से ही जाना जाता है। तो प्रश्न नंबर 45 का विकल्प हमारा सी सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 46 की, तो प्रश्न नंबर 46 पूछ रहा है कि उत्तरामचरितम का प्रधान रस है, तो बस यहाँ रौद्र काट देंगे। और उसके बाद श्रृंगार रस प्रधान कौन सा है, मालती माधव है। वीर रस प्रधान कौन सा है, तो महावीर चरितम है। और उत्तरामचरितम प्रधान रस कौन सा है, तो करुण है। तो करुण रस में उत्तरामचरितम है, श्रृंगार रस में मालती माधव है, और वीर रस में इनका वह महावीर चरितम है। तो प्रश्न नंबर 46 का विकल्प हमारा ये सही होता है कि यह करुण रस में ही पूरा निबद्ध किए हैं उत्तरामचरितम को। तो प्रधान रस कौन सा है, करुण रस है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 46 का विकल्प हमारा ये सही होता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 47, और प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि कौशल्या जनक संवाद उत्तरामचरितम के किस अंक में है, पंचम में है कि चतुर्थ में है कि 3य में है कि 2य में है। तो हम इसके अंकों की बात किए हैं, तो 2य अंक में होता है पंचवटी प्रवेश, 3य अंक को छाया अंक कहा जाता है, पंचम अंक को कहा जाता है कुमार विक्रम। कौन सा अंक होता है, तो कुमार विक्रम पंचम अंक को कहा जाता है। और चतुर्थ अंक को कहा जाता है कौशल्या जनक संवाद। और चतुर्थ अंक की बात करो तो इसमें कुल 29 श्लोक हैं। और पंचम अंक की हम बात करें तो पंचम अंक में इसमें कुल 35 श्लोक हैं। और 3य अंक जो यूपीटीजीटी में पढ़ना है तो इसमें कुल 48 श्लोक हैं, जिसमें छाया रूप में सीता जी रहती हैं।
और द्वितीय अंक की बात करें तो उसमें कुल 30 श्लोक हैं। तो प्रश्न नंबर 46 का विकल्प हमारा चतुर्थ अंक सही हो जाता है। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 48, और प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि उत्तर रामचरितम में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है। ऑप्शन ए महाभारत कालीन, बी रामायण कालीन, सी पुराण कालीन और डी कालिदास कालीन। तो उत्तर रामचरितम जो है, उत्तर रामचरितम नाटक की हम बात करें तो उसमें भगवान के उत्तर जीवन का वर्णन है। तो जब उत्तर जीवन का वर्णन मिलता है तो पुराण कालीन तो हिबे नहीं करेगा, कालिदास कालीन है ये नहीं है, महाभारत कालीन वह बातें नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन हमारा बी बचता है कि रामायण कालीन। रामायण को ही या उत्तर रामचरितम का उपजीव्य माना जाता है उत्तरकांड को। रामायण का जो उत्तरकांड है उसे भभूति जी उत्तर रामचरितम की जब रचना करते हैं तो उसे ही उपजीव्य मानते हैं और पद्म पुराण का पाताल कांड से लिए हैं। तो उत्तर रामचरितम में अगर काल और समाज की बात करें तो रामायण कालीन संस्कृति का वर्णन मिलता है। तो प्रश्न नंबर 48 का विकल्प हमारा बी सही होगा। अब हम बात करें प्रश्न नंबर 49, और प्रश्न नंबर 49 में पूछ रहा है कि भभूति ने प्रकृति वर्णन में रीति का आश्रय लिया है। भभूति ने प्रकृति वर्णन तो इसमें रीति का कौन सा आश्रय लिया है। तो गौड़ी रीति का लिया है कि वैदर्भी का लिया है कि पांचाली का लिया है कि गौड़ी और वैदर्भी दोनों का लिया है। तो प्रश्न नंबर 49 में वह प्रकृति वर्णन करते हैं तो रीति जो है उनकी वह गौड़ी रीति का आश्रय लिया है। किस रीति का? गौड़ी रीति का। तो प्रश्न नंबर 49 का विकल्प हमारा ए सही होता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 50, और प्रश्न नंबर 50 भभूति के नाटकों में कौन सी वृत्ति मुख्य है। ऑप्शन ए अभिधा है, बी लक्षणा है, सी व्यंजना है और डी कह रहा है कि लक्षणा व्यंजना है। यह इस जो प्रथम भाग में उत्तर रामचरितम के पार्ट 1 में जितने हम प्रश्न दिए थे, अब ये पार्ट 2 का यह अंतिम प्रश्न होगा। इसके बाद हम पार्ट 3 में आपको समकक्ष कुछ और ऐसे ही प्रश्नों को भेजेंगे। आप हमारे इस वीडियो को देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका कमेंट ही हमें प्रोत्साहित करेगा कुछ आगे और अच्छे ढंग से करने के लिए। तो आपका सहयोग और साथ बना रहे। और प्रश्न नंबर 50 को हम देखें तो भभूति के नाटकों में कौन सी वृत्ति मुख्य है। तो इसमें लक्षणा और लक्षणा व्यंजना नहीं है। लक्षणा व्यंजना नहीं है, जब तीनों नहीं है तो इसमें अभिधा हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 50 का विकल्प हमारा ए सही होता है। मित्रों हम लेते हैं यहीं पे विराम। मिलते हैं कल फिर अगली वीडियो के साथ, यही उत्तर रामचरितम का भाग 3। तब तक के लिए नमो नमः।